करो या मरो, ये एक ऐसी स्थिति है जिसकी भारतीय टीम तो पिछले कुछ महीने में आदी सी हो गई है, लेकिन इंग्लैंड टीम इस दौरे पर पहली बार इस स्थिति का अनुभव करेगी, तो इससे वो कैसे जूझेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे। दूसरा टी20 आए पुणे में खेला जाएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, सबसे पहला तो भारतीय खेमे से बड़ा झटका जो है, श्रेयस अय्यर लगातार फॉर्म में आते जा रहे थे, वो बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अब कौन आता है, ये है सवाल। पंत या सूर्या, इनमें से एक नजर आता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि शुभमन गिल तो हो नहीं सकते। शुभमन गिल को बतौर तीसरे ओपनर के रूप में शायद इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। पर नंबर 4 पे तो मैं उनको खेलते हुए नहीं देख रहा हूं। मुझे नहीं लगता टीम भी एक्चुअली उनके बारे में सोच भी रही होगी। तो टॉसअप है बिटवीन पंत या फिर सूर्य कुमार यादव। लेकिन अगर ये टेस्ट क्रिकेट के बाद मान लीजिए ये वनडे सीरीज होती तो फिर आंखें मूंद के कहते पंत को खिला लो। लेकिन इस समय हम कहने वाले हैं कि सूर्य कुमार यादव को खिला लो, या फिर सूर्य कुमार यादव के खेलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है निखिल, क्योंकि वो हफ्ते बदलते ही ना भारतीय क्रिकेट में आजकल फ्लेवर्स बदल जाते हैं। तो इस समय जो फ्लेवर चल रहा है, जो आखिरी हफ्ता ये मार्च का है, तो वो सूर्य कुमार यादव का है। तो मुझे तो लगता है कि आप उनको डेब्यू करते हुए देखेंगे। एक और चीज पर भारतीय टीम गौर कर सकती है, जहां तक चयन का सवाल है। क्या कुलदीप यादव, जिनका इतना अच्छा नहीं रहा था पिछला मैच, क्या उनकी जगह चहल आ सकते हैं? या फिर अगर आप बैट्समैन के बारे में बात करते हैं, थोड़ी लंबी रोप दें, तो फिर इनको भी दें? 100% देनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल इस बात से सहमति रखता हूं कि यूजी चहल बाहर बैठे हों तो आपके ना दिल में वैसी दर्द सा होता है कि यार मेरा मैच विनर बाहर बैठा है। पर अगर आपने कुलदीप को पहला मैच खिला दिया तो फिर मतलब आप किसी का भी फायदा नहीं करने वाले। आप ना चहल के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, ना आप कुलदीप के साथ अच्छा काम करेंगे। और कुलदीप के बारे में थोड़ा सा वी ऑल नीड टू बी अ लिटिल मोर सेंसिटिव कि आपने एक टेस्ट मैच खिलाया, आपने ड्रॉप कर दिया। आप एक अगर मैच खिला के फिर उनको ड्रॉप कर देंगे तो आप प्लेयर ऐसे बनाएंगे नहीं, प्लेयर्स को आप ऐसे खत्म करते हैं। फास्टेस्ट टू 100 ओडीआई विकेट से लड़का यार। तो एक मैच किसी को भी खराब जा सकता है। और पिछला मैच अगर हम पलट के देखेंगे ना तो पाएंगे कि किसी भी स्पिनर का अच्छा नहीं रहा, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो अगर स्पिन के लिए फ्रेंडली परिस्थितियां थी ही नहीं तो फिर इतना बवाल क्यों करना। जो खेल रहा था उसको खेलने दीजिए, एटलीस्ट एक मैच तो और खिलाइए, आइडियली पूरे 3 के 3 खिलाइए। क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप देखें मोइन अली, आदिल रशीद तो इतने अच्छा वनडे क्रिकेट में करते हैं, वो भी बिल्कुल सफल नहीं साबित हुए। तो अगर कंडीशन वैसी है ही नहीं, तो क्या भारतीय टीम इस बारे में सोच सकता है कि एक स्पिनर और कम कर दे? ऐसा होता नहीं है भारतीय टीम के साथ, लेकिन क्या सोच सकता है ऐसा? नहीं करना चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तो हार्दिक ने बॉलिंग नहीं की है। हार्दिक भी इवेंचुअली आपके एक बॉलिंग के विकल्प हैं। जिस दिन 5 गेंदबाज में से किसी एक का काम अच्छा ना चल रहा हो तो भी फास्ट बॉलिंग विकल्प है। तो आपके पास एज मेनी एज 4 फास्ट बॉलर के विकल्प मौजूद ऑलरेडी हैं। जरूर आपके मन में शायद ये एक मलाल रहे कि टी नटराजन को हम खिला नहीं पा रहे हैं, पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा किया है, शार्दुल ठाकुर तो बहुत विकेट लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार वापस फॉर्म में आ गए हैं। तो उनका वर्कलोड मैनेजमेंट की अभी तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो यही मुझे लगता है बॉलिंग सेटअप इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप बैलेंस की बात भी करें, 2 स्पिनर जरूर खिलाई, क्योंकि चाहे वो पिच कैसी भी हो, अभी तो आपकी बाद में बॉलिंग आई थी, कई बार पहले भी बॉलिंग आ सकती है, और तब आपके स्पिनर के लिए शायद थोड़ा सा ज्यादा रोल हो। और क्योंकि अब ये दूसरा मुकाबला है सेम स्क्वायर पे, शायद स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी मदद भी ज्यादा हो। इस बीच अगर श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के खेमे में चोटग्रस्त हैं, तो इंग्लैंड की तरफ से भी खबर आ रही है इयन मॉर्गन, सैम बिलिंग्स चोटग्रस्त हैं। ऐसे में पहली बात तो आकाश, क्या आपको लगता है लिविंगस्टन आ सकते हैं? इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, थोड़े हाईली रेटेड हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। और अगर वो आते हैं तो क्या आप उनको नंबर 3 पर खिलाएंगे? क्योंकि लोग कहते हैं बेन स्टोक्स की बेस्ट इनिंग्स तो नंबर 5 पर ही आई है वनडे क्रिकेट में। देखिए, फिर वही है कि आप प्रिंसिपली आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपने एक निर्णय लिया है तो उस निर्णय के साथ थोड़े दिन तक तो कम से कम आप जुड़े रहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे ना तो फिर आप बहुत खराब संदेश भेज रहे हैं। आप प्लेयर का फायदा नहीं करते। बेन स्टोक्स को आपने कुछ सोच के कराया होगा नंबर 3, और अगर नंबर 3 पे आपने एक बार उनको करा दिया तो फिर अब तीनों मैच का हक बनता है कि आप उनको वहीं पर रखिए। मैच विनर हैं, 100 से ऊपर रन वो बड़े आसानी से बना सकते हैं। उनका इस प्रकार का कैलिबर है। तो मैं तो वहां पे बिल्कुल बदलाव की जरूरत समझता नहीं और करूंगा भी नहीं। सैम बिलिंग्स की जगह अगर लियम लिविंगस्टन आते हैं तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। नंबर 6 पे आप बैटिंग कीजिए। पर परेशानी ना बिलिंग्स की है, ना मेरे ख्याल से ज्यादा स्टोक्स की है। परेशानी निखिल ऑन मॉर्गन के बल्ले की फॉर्म से है। क्योंकि अगर आप बतौर कप्तान रन नहीं बनाएंगे, आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो फिर वो काम चलने वाला है नहीं। तो मॉर्गन द बैट्समैन इज फार मोर इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, बजाय इसके ही कौन कहां पे बैटिंग कर रहा है।
चलिए, एक और समस्या है इंग्लैंड की, वो हम डेथ बॉलिंग में देख रहे हैं। इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं, शुरुआत तो बहुत अच्छी रहती है, टी20 आई सीरीज में भी हमने देखा। डेथ बॉलिंग की समस्या से वो कैसे निपटे? थोड़ा सा वेरिएशन लाना पड़ेगा और प्रिडिक्टेबल कम होना पड़ेगा, क्योंकि वो है कि मतलब वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो वो जो एक स्ट्रैटेजी, इट डज नॉट फिट ऑल फेजेस ऑफ द गेम। तो जो पहले दो नई गेंदें होती हैं, पिच में थोड़ी सी मदद होती है, आपकी बैक ऑफ द लेंथ, जो तेज गति की गेंद, थोड़ा सा बल्ले के ऊपर लगना, ये सब बहुत अच्छे तरीके हैं गेंदबाजी करने के। पर जब गेंद पुरानी हो जाए, तो अब तो पिछले 2-3-4 T20 आईज या कहें वाइड बॉल से मैचेस हो चुके हैं। आखिरी के वो 2-3 आप T20 की बात कीजिए, आप पहले वनडे की बात कीजिए, आखिरी 10 ओवर में आप 100 या 100 से ज्यादा रन खा रहे हैं। तो अगर इतने रन पड़ रहे हैं और अलग अलग बल्लेबाज आपको आके अगर वो मार लगा रहे हैं, तो इसका मतलब गलती शायद आपकी अपनी रणनीति में है। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। आपके पास कितनी भी गति क्यों ना हो, अगर आपने बैक ऑफ द लेंथ पुरानी गेंद से डाली जब ज्यादा मदद नहीं है, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कब आपकी पिटाई होगी। क्या आपकी पिटाई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो होने वाली है। अब कब होगी और कौन मारेगा, वो दो सवाल है जिसका जवाब हमें हर बार नए नए अंदाज में मिलता जा रहा है। आखिरी में, क्या आपको लगता है भारतीय टीम ने जो टॉस का समीकरण है उसको बिल्कुल बाहर कर दिया है, या फिर वो जीते इसलिए क्योंकि दे वर सो फार अहेड ऑफ द गेम इसलिए जीते हैं, और अभी भी टॉस का इंपॉर्टेंस है? टॉस का इंपॉर्टेंस तो रहेगा, क्योंकि हाँ, टॉस पे जब आप पहले बैटिंग अगर आपकी आ जाती है, तो फिर 325 के इर्द गिर्द आपको पहुंचना पड़ेगा। और इनफैक्ट अगर इंग्लैंड थोड़ा सा भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेलते, तो ये मैच 42 ओवर में ही खत्म होता। लेकिन इंग्लैंड उस मैच को जीतना चाहिए था। अगर आप जिस हाँ, तरीके से मैच चला, 135 रन की ओपनिंग साझेदारी, ऐसे में कब आप मैच हारते हैं, चाहे सामने 315 रन ही क्यों ना लगे हुए हो, तो महत्व तो इस बात का पक्का है। आपको कोशिश करनी है 325 350 के बीच में कहीं हाँ, जाके आप फिनिश करें, ताकि आप अपने आप को समय दें। जरूर ये बात सही है कि टॉस जीत का मतलब जीतने का मतलब मैच जीतना नहीं है, हार के भी मैच जीता जा सकता है। पर जो टॉस हारता है उसके पास उसके ऊपर ये दबाव तो जरूर है कि पार स्क्वायर जो पार स्कोर है, उसके कम से कम 10-15 रन आगे जाने का प्रयास जरूर करिए, और वो बात हमेशा आसान होती नहीं है। तो कौन मुकाबला जीतेगा ये कहना तो फिलहाल बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप पहला मैच देखें ना, 318 रन का लक्ष्य भारतीय टीम ने रखा, और तब भी विराट कोहली का मानना था कि 350 के ऊपर तो उनकी टीम बना ही सकती थी। तो एक क्या कहते हैं, बिग स्कोरिंग मुकाबला कम से कम ये तो हम देख सकते हैं दूसरे जो वनडे मुकाबला है जो पुणे में खेला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे।